वंदन सभी को। मैं ममता गुप्ता राजस्थान जयपुर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे बीच में सरोज मैम, जो कि 2 बार पहले भी करवा चुके हैं, बहुत ही प्यारा ध्यान और बहुत अच्छी नॉलेज दे रही हैं। आज फिर एक नई नॉलेज के साथ हमारे सामने उपस्थित हुई हैं, अष्टांग योग। तो सभी ध्यान से सुने और एक बार सभी जोरदार ताली बजाकर मैम का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। आप आइए और मंच को संभालिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लॉट ऑफ लव। बहुत ही प्यार के साथ आप सबसे जुड़ने में बहुत बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपने हम सभी के प्रिय गुरु जी का स्मरण करूंगी, डॉक्टर ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर और प्रेम माला, सॉरी, स्वर्णमाला। मैं प्रेममयी बोलती हूँ उनको। तो प्रेममयी हमारी माता जी हैं वो, स्वर्णमाला पत्री मैडम, और कई अन्य मास्टर्स जो हमें प्यार से इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने इस जीवन पथ में आगे बढ़ने की सहायता कर रहे हैं। सारे मास्टर्स को दिल की गहराइयों से नमस्कार भी है और धन्यवाद भी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत विशेष होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन कई बार इस दुविधा में फंस जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कभी लगता है कि इतने ही सालों से हम जो सुन के आए थे, क्या वो सही है? जो बुजुर्ग बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया है, वो सही है? या किताबों में जो पढ़ा है, ग्रंथों में जो सुना है, ठीक है, हमने ग्रंथ कभी नहीं पढ़े, ग्रंथों से जो मिले हैं ज्ञान, जो सुना है, वैसे पास होते होते हमारे तक पहुंचा है। किसको माने, क्या ना माने? एक्चुअली आध्यात्मिक का मतलब एक सिंपल सा डेफिनेशन है, बीइंग सिंपल। आध्यात्मिक मतलब सिंपल से रहो, सिंपल सा सोचो, सिंपल सी जीवन जियो। इस सिंपल को बुद्धा ने सम्यक नाम दिया है। सम्यक यानी सही। अब यही तो नहीं पता चल रहा कि सही क्या है क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बुद्धा से उनके एक शिष्य ने पूछा कि भगवान, इतना तो सब आप आसान बताते हो, जीवन आपने तो जीवन बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, अपने इतने बड़े राज्य का त्याग, और देखिए कितनी कम उम्र में, मतलब उसको इतना सिंपल दिखा दिया कि बहुत इजी है यार, इतना बड़ा राज्य छोड़ के रातों रात घर से निकल के आना बहुत ही इजी है। यहां तो हमसे अपने पसंद की एक चीज नहीं छूट रही, जो हमारे सेहत के लिए ठीक है, ऐसा एक कुछ खाने का छोड़ने को बोलो तो भी हमारी जान निकलती है। और वहां गौतम बुद्धा ने अपने इतने बड़े राज्य को छोड़ा, और देखिए यौवन अवस्था में सुंदर बीवी, उसको छोड़ा, और उसी समय पर उसका बेटा होना, उस समय उस जमाने का सोच लिया। अभी बेटा होता है तो हम लोग इतने हर्षित हो जाते हैं कि और बंध जाते हैं, लेकिन उस जमाने में एक महाराजा के बेटा हुआ तो वो कितने और बंधनों में बंध सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे भी छोड़ना इतना आसान बता दिया। इन सब से छूट के निकलना इतना आसान है, ये पूरी दुनिया को दिखाया। लेकिन बुद्धा के उस शिष्य ने पूछा कि आपने तो सब कुछ इतनी आसानी से छोड़ दिया, लेकिन आप वापस भी तो जा सकते थे। जो ढूंढने निकले थे वो मिल गया ना, प्रश्न आपको उत्तर उसका मिल गया। कितने ही प्रश्न थे उनके कि ये क्या मौत है, ये क्या बीमारी है, क्यों होती है, ये सब देखने के बाद ही उनका मन किया कि इसकी सच्चाई पहचाने। पहचानने के बाद आप फिर वापस क्यों नहीं गए? आप तो आराम से जाके फिर से राजा बन के फिर यही ज्ञान दे भी सकते थे। आप आपने इसी सन्यास भिक्खु की तरह रहने का निश्चय क्यों किया? तब बुद्धा बताते हैं कि वो मेरा सही जीवन नहीं होता। कैसे सही जीवन जीना चाहिए ये पता चलने के बाद में मैं फिर गलत जीवन जीने चले जाऊं? तो राजा बन के ऐशो आराम में रहना उन्होंने उस समय पे बताया
कि वो सही नहीं था। वो किसी अच्छे कर्मा की वजह से उन्हें मिला ऐसा जन्म, जहां पे वो राजा बन के उन्होंने जन्म लिए। तो उन्होंने पूछा कि ये फिर क्या है, ये जीवन क्या है, और ये कैसे रास्ते पे चलना है, इसके बारे में कुछ और गहराई से बताइए। तो उन्होंने बताया, चार सत्य मार्ग हैं, इन चार मार्गों पर हमें हमेशा चलना चाहिए। ये चार सत्य जो हैं, इनको कैसे समझें हम? तो चार सत्य बता रहे हैं, कुछ भी कर लो, कोई भी धर्म है, कोई भी अवतार पुरुष है, कोई भी ज्ञानी है, यही चार सत्य हमें बार बार बताएंगे। तो ये चार जीवन के सत्य क्या हैं? तो सबसे पहला सत्य यही है कि जब तक ये सृष्टि है तब तक दुख रहेगा। जब तक ये सृष्टि है दुख रहेगा ही। ये सुन के हमें डर भी लगता है ना, ओ माय गॉड, यानी कि हम दुख से बच ही नहीं सकते। एक्चुअली फ्रेंड्स, देखिए, हम इस कर्म भूमि पर इस कर्म को भुगतने के लिए एक शरीर लेके आते हैं। तो धरती पर आने का मतलब ही होता है कि कर्मा का अकाउंट क्लियर करने आ रहे हैं। वरना हम क्यों आते भाई इस कर्म भूमि पर? कर्म भूमि पर कर्म करने आते हैं और कर्मा का भोग करने आते हैं। तो कर्मा को भुगतने का मतलब ही होता है दुख। अब आप बोलेंगे, हर कोई थोड़ी ना दुखी है। ये क्या बोल दिया आपने कि सृष्टि है तो दुख रहेगा ही? वो उसको देखो, इतना पैसा है, वो कितना खुश है। उसके घर में बच्चे और जॉब और फॉरेन ट्रिप सब है। वो तो कितना खुश है। उसकी लाइफ में तो कोई दुख नहीं है। हमारी लाइफ में क्यों दुख है? उसका दुख हम देख नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। चाहे कोई भी बोले आपसे कि हम बहुत खुश हैं, उन उसके साथ कुछ दिन घूम के आइए, उसके साथ एक ट्रिप पे जाइए, उसकी असलियत आपको मालूम पड़ जाएगी। वो बंदा ना खाना खाने से खुश है, वो 5 5 स्टार होटल में बैठेगा, लेकिन खुशी से खाना नहीं खा रहा होगा। उसको ये पसंद नहीं है तो वो पसंद नहीं है। घर में बच्चे होंगे, नाती पोते भरे होंगे, उसको उस शोर से तकलीफ होगी कि कितना शोर मचाते हैं। वो उससे परेशान हो रहा होगा। लेकिन जब बाहर बताता है, अरे भाई मेरा तो घर फला फूला है, घर भर में बच्चे, मेरे बच्चों की सबकी शादी हो गई है, बड़े बड़े जॉब में हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, फिर उसका अंदर का दुख होगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए और अब्रॉड चले गए। जो बात वो दुनिया को बता रहा है कि मेरी खुशी का है, लेकिन वो अंदरूनी एक्चुअली उसी बात से दुखी है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ नहीं है, पढ़ लिख गए, सब बाहर चले गए। घर में बच्चे बैठे हैं, 1 मिनट शांति का नहीं मिलता, वो फिर भी दुखी होता है। ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं ऐसे। या फिर उसकी तबीयत खराब होगी, उसकी सेहत में कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर हम एकदम साफ मन से बैठ के बात करें, तो हम अपना अंदर की बात बता सकते हैं। तो इसलिए बुद्धा कहते हैं, सत्य एक है कि जब तक सृष्टि है तब तक दुख रहेगा ही। अब अपना दुख हम खुद को देखना है। दूसरा बता रहे हैं सत्य क्या है। दुख का कारण क्या होता है? दुख का कारण वही है जहां पे हमारा टू मच अटैचमेंट है, वही दुख का कारण है। जिस चीज से मुझे बहुत प्यार है, उसी से ही मुझे दुख मिलेगा, चाहे वो वस्तु है या व्यक्ति है। तो ये भी एक सत्य है। जो क्षणभंगुर अटैचमेंट में रख रही हूँ, क्षणभंगुर रिश्ता जो मैं रख रही हूँ, इसी छोटे से रिश्ते से, इसी छोटे से प्यार से, इसी छोटे के मोह से ही मुझे दुख मिलने वाला है। आप जब कोई चीज खरीदते हो ना कि ये मुझे बहुत ही पसंद है, चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, मैं तो ये लूंगी ही लूंगी, अब समझ जाना इसी से तुम्हें दुख मिलने वाला है। वो खो जाएगा तो दुख होगा, वो टूट जाएगा तो दुख होगा, हाँ, उसको तुमसे कोई छीन लेगा तो दुख होगा। वस्तु के साथ ऐसा होगा तो व्यक्ति के साथ भी वैसा ही होता है। एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उससे वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। बेटा हो गया तो हम सोचेंगे वो बेटा ऐसा करेगा वैसा करेगा, बहू आएगी तो ऐसे करेगी वैसे करेगी, और शुरू से ही पता चलता है उसी बेटे के लिए आप बहुत परेशान हो रहे हो, कि वो ही आपके जान का दुश्मन बन गया है, हर पल उसकी वजह से आपको तकलीफें मिल रही हैं। तो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, या बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं, पति हो सकता है, बॉयफ्रेंड, या कोई जॉब होती है। मुझे तो ये इसी कंपनी में जॉब करनी है,
कुछ भी हो जाए, मैं चाहे तो जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, चाहे मैं घूस देकर भी वो जॉब लूंगा ही लूंगा। जॉब तो ले लेते हैं, बाद में पता चलता है दिन रात का चैन खो गया, इतना वहां पे पॉलिटिक्स चलता है कि बस तौबा तौबा हो जाता है। तो जो चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद है, जिससे हमें बहुत मोह है, जिससे हमें बहुत प्यार है, उसी से हमें दुख मिलेगा, ये दूसरा सत्य है। बाहर का कोई कुछ भी करे आपको फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, कोई पड़ोसी आके अपने घर में कोई चिल्ला रहा है या बाहर आके आपसे बात करना छोड़ दे, आप बोले कि भाड़ में जाओ, मेरे को नहीं करनी बात, तू नहीं करती तो मैं भी नहीं करती, है ना। लेकिन वही आपका बच्चा, आपके पति आपसे एक मिनट एक दिन भी रूठ जाते हैं तो आपको बस रात भर आंसू 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 निकलते रहेंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अपनों से ही दुख मिलेगा, जिससे हमें बहुत प्यार है उसी से दुख मिलेगा। एक बहुत महंगा ड्रेस खरीद लिया है, उसमें एक इतना सा पहन के घूम रहे थे कि इतना सा कील लग गया, आपकी साड़ी फट गई या ड्रेस फट गई, हो भगवान। लेके जब कितने खुश हुए थे, और 2 मिनट में आपको दुख। और जब तक वो ड्रेस रहेगा तब तक अरे ये इतनी महंगी ड्रेस थी, 10 साल बाद भी यही बात बोलोगे, 20 साल बाद भी अपने नाते पोतियों को भी यही बात सुनाओगे आप कि ये मेरी बहुत प्यारी ड्रेस थी, इसमें इतना सा कील लग गया, देख देख करके उसको ढूंढ ढूंढ के दिखाओगे, इतना सा होल लग गया इसमें। मेरे एक बहुत ही ऐसे प्यारे ड्रेस में एक बार क्या हुआ था, पूजा में पहना तो अगरबत्ती का एक छींटा लग गया। आज भी देखती हूँ तो वो पूरी साड़ी में वो होल ही दिखता है। पूरी साड़ी अच्छी खासी है, कहीं कोने में इतना सा होल हुआ है, इतना सा अगरबत्ती का लगा है। तो ये है हमारी हालत। तो ये बताते हैं ये सत्य है, ये कोई गलत भी नहीं है, ये है सत्य है, ये होता है, जिससे भी मोह करोगे उसी से दुख लगेगा। तो तीसरा सत्य क्या है कि अब ये दो हैं, इनसे निकलो। कैसे? मुक्ति की इच्छा रखो हमेशा। मुक्ति के लिए ही अपने मुक्ति को पाने के लिए विवेक और ज्ञान चाहिए, इसकी एक इच्छा रखनी चाहिए। स्वयं को इतना इंपॉर्टेंट बनाइए कि इसको या मुझको, स्वयं को मुक्ति चाहिए। विवेक से, ज्ञान से, जागृति से इसको मुक्ति चाहिए। चाहे उसके बाद जीवन में कितने ही दुख की सूचनाएं आएंगी, सुख की परछाइयां भी आएंगी चली जाएंगी, विचलित नहीं होना है, क्योंकि इसको, स्वयं को मुक्ति ही चाहिए। ये भी सत्य है। जब तक ये सत्य नहीं जानेंगे हम, ऊपर के दो जो चीजें हैं ना उसी में हम भटकते रहेंगे। तो इस सत्य को भी हम पहचान लेंगे कि जो भी दुख है वो होना ही है, जब तक सृष्टि है दुख है, और दुख उससे है जिससे मुझे बहुत मोह है। ये दो ज्ञान अगर मिल जाते हैं तो तीसरा सत्य हमारे सामने आएगा कि मुक्ति हमारा सत्य है, क्योंकि हमने जन्म ही मुक्ति के लिए पाया है। हमने जन्म क्यों लिया है? एक तो कर्म का भोग करके अपने कर्मा को खत्म करना है और मुक्ति पाना है, जर्नी स्टार्ट किया है। तो डिलीवरी, जैसे डिलीवरी बॉय का काम होता है ना कि डिलीवरी लेके आया, उसको डिलीवरी किया और फिर आगे बढ़ना है। तो मुक्ति ही सत्य है, तीसरा सत्य। और चौथा सत्य है कि इस मार्ग में जितने भी दुख के बंधन हैं ये जरूर टूटेंगे, क्योंकि अगर एक बार मुक्ति का ठान लिया ना तो जरूर होगा। ये भी सत्य है कि सारे दुख के जो भी कारण हैं वो टूटेंगे ही टूटेंगे, और आपको परम सत्य की उपलब्धि होगी ही होगी। ये भी सत्य है। इच्छा रखेंगे तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। तब उनके शिष्य ने पूछा कि अगर मुझे मुक्ति ही चाहिए तो मैं किस मार्ग पर चलूं, कैसे मैं मुक्ति पा सकता हूं? मेरी इच्छा तो है भाई, मुक्ति पाना मेरा हक है और ये परम सत्य है, तो मैं कैसे करूं? तब उन्होंने ये अष्टांग मार्ग बताए कि तुम इस तरह से जीवन जियोगे तो तुम्हें मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता। उसी को हम बुद्धा के अष्टांग मार्ग कहते हैं फ्रेंड्स। अष्ट अंग यानी कि 8 फोल्ड बुद्धा's टीचिंग्स। इवन हमारे पीएनसी में, पिरामिड वैली अगर आप आए हैं इंटरनेशनल सेंटर में बैंगलोर में, तो किचन में भी बहुत बड़ा सा उन्होंने लगा रखा है। तो आप कहीं भी कोई भी सेंटर में जाएंगे, बुद्धा के अष्टांग मार्ग आपको देखने को मिलेंगे। वहां लिखा होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक
प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। जी हाँ, एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्ध। ये 8 पाथ हैं, यानी कि ये 8 मार्ग है, अष्टांग मार्ग। सम्यक यानी ये एक संस्कृत वर्ड भी है और पाली भाषा का भी वही शब्द है। सम्यक यानी सही, सही जो रास्ता है। तो पहला क्या है? ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान पाने के हम अधिकारी हैं। हमें ऐसी ही दृष्टि रखनी चाहिए कि हमें सम्यक ज्ञान मिले। दृष्टिकोण, जैसे ही हम जिस रंग का चश्मा पहनते हैं हमें वही रंग दिखता है फ्रेंड्स। तो हम किसी भी विषय को अगर हम देखते हैं तो सही दृष्टिकोण से देखिए। आप अपनी भाषा पे गौर कीजिए कि मेरी दृष्टिकोण से ये मुझे तो ऐसा लगता है। अभी आजकल व्हाट्सएप में एक बहुत बड़ा एक पिक्चर आ रहा है, एक्चुअली अगर प्रेजेंटेशन करती तो अच्छा होता। तो एक तरफ से देखने वाले को वो एक स्क्वायर दिखता है और दूसरी तरफ से देखने पर वो राउंड दिखता है, क्योंकि एक्चुअली वो एक बैरल है, जैसे सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर शेप। तो इस तरफ से देखने पर उसको एक स्क्वायर दिख रहा होता है और साइड से देखने वाले को सिर्फ गोल दिख रहा होता है। या दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि आप जमीन पर 6 लिख दीजिए, एक इस तरफ खड़े हो जाओ और एक उस तरफ खड़े हो जाओ। उधर से देखने वाला बोलेगा ये तो 9 है और इधर से देखने वाला बोलेगा ये 6 है। ये हम रियल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करें? क्योंकि सबका सत्य अलग होता है फ्रेंड्स, यानी कि सबका दृष्टिकोण अलग होता है। तो सही दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि कहा सुना समझा कई बार गलत होता है। थोड़ा समय लेकर अगर हम दूसरे के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आगे का जो इंसान बहस कर रहा होता है तो उसकी बात हमें समझ में आती है, तब गलत नहीं लगता। हम अपनी ही दृष्टिकोण से कोई बात देखते ही रहेंगे, इसी को सच मानते रहेंगे, तो हमेशा हम दो पार्टी बना के काम करेंगे। अगर किसी ने बोला ये 6 है और तुम्हारी तरफ से वो 9 दिख रहा है, तो उसकी तरफ जाके खड़े होके देखो। इसका मतलब आपको किसी के सामने झुकना नहीं है, ना ही आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी कोई भी स्टैंड मत लो। लेकिन ऐसा करने पर क्या होता है आपको, देखिए, क्यों हम ये कर रहे हैं, अष्टांग मार्ग क्यों फॉलो कर रहे हैं? ताकि आपका जीवन मुक्ति के ओर जाए। जब मुक्ति की तरफ जाना है तो बिल्कुल आपका हृदय साफ होना चाहिए। जब हम दूसरे की दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो उसके प्रति हमारे लिए गलत विचार होंगे, घृणा होगा, उसके लिए हम बुरा सोचेंगे, उसको हम बुरा बोलेंगे कि वो इंसान इतना गलत सोचता है, भाई वो बहुत गलत है, मेरी सास गलत है, मेरी ननद गलत है, मेरा बॉस गलत है। जब हम उनके दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें बात समझ में आती। और ये सिर्फ इसी एक एंगल से ही ना देखें। जब हम दूसरे एंगल से देखना सीखते हैं तभी बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए हैं, इन्वेंशंस तभी हुए हैं। थर्ड पार्टी व्यू कहते हैं, जब दो चीजें चल रही हैं तो उसको दूर से दृष्टा बन के अगर देखते हो तो आपको सही दृष्टिकोण मिलता है, तो आपका ज्ञान अलग तरीके का रहेगा। सो इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक विचार। विचार या इसको संकल्प भी कह सकते हैं। पहले तो दृष्टि बदल ली, अब हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए। संकल्प यानी कि मैं ये करूंगा ही करूंगा। हम जिद लेके बैठते हैं ना, मुझे तो ये करना ही करना है। जिद ठीक नहीं है लेकिन संकल्प ठीक है। अब इसका फर्क क्या है भाई? यानी कि जिस बात की जिद आप लेके बैठे हो क्या वो सही है? किस मायने में सही है? सम्यक यानी कि समाधान तरीके से उसके लिए आप संकल्प बाध्य बने, बिना सोच विचार के कोई संकल्प ना करें। कोई संकल्प लेते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होगा, थोड़ा हम सोच के देखें। तो विचार, सही विचार करना। उसके नेक्स्ट देखिए, विचार जब सही होंगे तो हमारी वाणी, सम्यक वाणी।
किस तरह की वाणी बोलनी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए, कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलो। हमको किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाने के लिए ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जब बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं या गुरुजी या कोई संत बोलते हैं ना, चीख पुकार कर नहीं बोलते, इतनी शांत वाणी में बोलते हैं। और दो शब्द बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है उनकी बात। तो वाणी सम्यक रखिए। ऐसी वाणी में शक्ति कहाँ से आती है? हम तो सोचते हैं कि मम्मी लोग, कुछ मम्मियां होती, बेटा मत कर, बेटा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, मेरा सिर फट रहा है, मुझे तकलीफ होगी, बेटा मत कर। तुम्हारी वाणी में शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अपने आप को दीन दिखा रहे हो, तुम अपने आप को असहाय दिखा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है आपको चिल्ला के बोलना है। आपको चिल्ला के नहीं बोलना है, डांट के नहीं बोलना है, गालियां दे के नहीं बोलना है। लेकिन आपकी वाणी में ऐसी शक्ति हो कि आप जो बोलो तो आगे सुनने वाला उसको मानने पर बाध्य हो जाए। ये आंतरिक शक्ति से आती है, ये शक्ति। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया कि सपोजिंग एक बहुत बड़ा क्राउड है। हमारे ही पीएसएसएम में एक क्राउड हो रहा था, उस समय की बात है। तो बार बार सबको बोला जा रहा है शांति से बैठ जाइए, सब लोग अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए, अभी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, प्लीज यहाँ वहां मत घूमिए, बोले जा रहे हैं माइक पे। और लोग फिर भी अपना काम कर रहे हैं, उनकी वाणी में वो शक्ति नहीं है। और जैसे ही पत्री सर ने माइक पकड़ा और बस सब पिन ड्रॉप साइलेंट। वाणी में ऐसी शक्ति आनी चाहिए। ये ध्यान करने वालों के पास ये शक्ति है। वो जो भी बोलेंगे, उनकी बात मानने पर आप मजबूर हो जाओगे, क्योंकि वो बात उतनी सही होगी, सम्यक होगी। वहां पे कोई अहंकार नहीं लगेगा आपको कि हर चलो हटो, इसकी बात मैं क्यों मानो। ऐसे भाव भी आप में नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतनी सही बात होगी। तो अपनी वाणी को इतना सही कीजिए। कैसे करें भाई, क्या सीखें, कहाँ होती है इसकी ट्रेनिंग कि ऐसा बोलूं और सब हस्बैंड, बच्चे, सास, बॉस, पूरी दुनिया मेरी बात माने। ध्यान कीजिए। इन सब के पीछे की शक्ति एक ही है, ध्यान। ध्यान की ऐसी शक्ति है कि आप कोई भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जो भी आप करना चाहते हैं, आपका ही बोलबाला होगा। ऐसी ताकत है, ये ध्यान की शक्ति जो है उसमें ऐसी ताकत है। तो अब बाद में आता है सम्यक कर्म। अब बोल सही बोल लिए तो अपने एक्शन से भी दिखाइए सम्यक कर्म। हमारे एक्शन, हमारे काम से भी वही झलकना चाहिए। जैसे बुद्धा कहते थे, मैंने तो औरों को वो जब वो प्रीचिंग किया, बताया कि जीवन इतना सिंपल से जियो और ऐसे रहो और इसमें कुछ रखा नहीं है, और फिर तुम पूछ रहे हो कि तुम वापस राजा वापस क्यों नहीं गए। तो जो मैं बोल रहा हूं कि उसमें कुछ रखा नहीं है, और फिर मैं वापस वहां पे चले जाऊं अपने राज्य में राजा बन के, फिर उसी ऐशो आराम में रहूं, तो मेरी वाणी में दम कहां से आएगा? क्योंकि मेरा कर्म मेरी वाणी के साथ मैच नहीं कर रहा। तो जो बोलो वैसा करके भी दिखाओ। जो प्रचार करते हो, जो सबको समझाते फिरते हो, अपने जीवन में ऐसे ही कर्म भी आपके होने चाहिए। तो सम्यक कर्म, ये तो हो गया ध्यानियों के लिए बात। जो ध्यानी नहीं है उसको सम्यक कर्म कैसे करने चाहिए? उसको ऐसा कर्म करना चाहिए, देखिए वाणी भी ऐसा बोले कि किसी को तकलीफ ना हो। तकलीफ की बात ऐसी होती है कि मीठा मीठा बनना नहीं है। सम्यक वाणी में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी, मीठा बोलना नहीं होता है। मीठा बोलने वाला अच्छा है, अरे तुम तो ध्यानी हो, तुम क्यों ऐसे इतना गुस्सा हो रहे हो, तुम तो ध्यानी हो, तुम क्यों बहस कर रहे हो। ये जब हम नए नए ध्यानी बनते हैं ना, तो पीछे पीछे सब लोग पूछते हैं। बच्चे ही पहले पूछते हैं, मम्मी आप तो ध्यान करती हो, गुस्सा क्यों कर रही हो फिर? क्योंकि उस समय पर जो जरूरत है वो करना चाहिए, स्टैंड लेना। वाणी से भी स्टैंड लेना होता है।
हम इतने साल हमने क्या किया मालूम है? मैं क्यों बीच में पड़ूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है। अपने को क्या करना है, वो कहीं और हो रहा है। मैं क्यों बीच में पड़ूं? या फिर चार लोग बात कर रहे हैं ना, मैं क्यों बीच में पड़ूं? लेकिन अगर आपके विचार कोई स्ट्रांग विचार हैं, तो आपको अपना वाणी का प्रयोग करना चाहिए, उसी तरह से कर्म का भी प्रयोग करना चाहिए। कर्म यानी एक्शन, एक्शन लीजिए। आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आपके जो ऊपर का जो भी आपने एक्वायर किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, अच्छे विचार प्राप्त किए हैं, अच्छी वाणी प्राप्त की है, या उसका आप प्रयोग करते हैं, उस रास्ते पे आप चल रहे हैं, लेकिन इधर आके आपने वो इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे हमें से, प्रैक्टिकल रूप से आपने नहीं दिखाया, आपके आचरण से, आपके काम से अगर नहीं दिख रहा है। इस बात पे अगेन मैं जोर देना चाहूंगी। दुनिया में, हमारे ही देश में कितनी बातें होती रहती हैं, हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना चाहिए? कितना भी चीख पुकार कर लो, हमारी बात कौन सुनेगा, मैं कहाँ जाके बोलूं। हम ऐसा कहते हैं, इलेक्शंस हो गए अब तो उनकी ही चलेगी। अ, हम थोड़ी ना कोई पॉलिटिक्स में है, ना हम कोई अधिकार हमारे हाथ में है। ऐसा होता है, मैं खुद अपार्टमेंट में रहती हूँ, कोई नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, लेकिन इसका मतलब चुप रहना भी नहीं होता। हम अपने बात करते रहेंगे, अपनी बात रखेंगे, हम ऐसा कर्म करते ही रहेंगे। ये हमारे देखिए, एक अपार्टमेंट भी एक छोटा देश है। हमें कैसे जीवन जीना है, रियली मैं फर्स्ट हैंड लेसन सीख रही हूँ अपार्टमेंट में रहते हुए। जब भी यहाँ पे 100 ही लोग हैं, 200 घर हैं हमारे अपार्टमेंट में, बोलता कोई नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ, देश का भी तो यही हाल है। इतनी बड़ी आबादी है, बोलता कोई नहीं है। जो बोलता है बस उसी की चल रही है। तो क्या हम बाध्य नहीं है? क्यों गौतम बुद्धा घर घर जाके फिर ये ज्ञान बांट रहे थे? सबको जगाने का काम किया था। चार सत्य के मार्ग में जो लास्ट में बताया गया था, परम सत्य के दर्शन या उपलब्धि अगर चाहिए तो इन सारे अष्टांग मार्गों पर चलना चाहिए। मुक्ति सिर्फ आध्यात्मिकता में रहकर आंखें बंद कर कर पूजा पाठ करने से मुक्ति नहीं मिलती है फ्रेंड्स। आप इस सृष्टि के लिए क्या कर रहे हो, आपके पड़ोसियों के लिए क्या कर रहे हो, अपने देश के लिए क्या कर रहे हो, ये सब कुछ उसी दायरे में आता है। स्पिरिचुअल होने का मतलब आप सबसे अलग नहीं, उल्टा उसमें कूद पड़ोगे। ये जो पूरा बड़ी जनसंख्या है उसके बीच रह के आपको काम करना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो सही अष्टांग मार्ग पे चलने का काम है। तो इस तरह से हमें भी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुत वर्क करना है। हमने सिर्फ ध्यान तक ही इसको सीमित करा है, या फिर वेजिटेरियन रैली, या फिर पिरामिड बनाने का काम, या फिर घर घर जाके ध्यान सिखाने के काम तक ही इसको सीमित किया है। पत्री सर ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। पता कीजिए सर क्या चाहते थे और क्या चाहते थे। उन्होंने इवन लिटरली एक 5 साल पहले उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, पिरामिड पॉलिटिकल पार्टी है एक। वो कहते थे कि ध्यानियों को ही, मतलब जो आध्यात्मिकता में रहते हैं उनको ही पालन करना चाहिए, उन्हीं को अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसा एक समय आएगा, और शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक दो से हो गया काम? जिस तरह सभी को ध्यान ही बनाना है, उसी तरह सभी को देश के प्रति और इस सृष्टि के प्रति जागरूक करके अपने हाथों में आ रहा है कर्म करने के लिए, कि पूरे देश में चाहे वो ध्यानी है नहीं है। आपको सुनाई दे रहा है? हम सब बता दीजिए। ओके, मेरा वाईफाई सिग्नल कर रहा है कि वीक। ओके, तो इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन करके अपनी तरफ से हमें सेवा करनी ही है। वो होगा सम्यक कर्म।
उसके नेक्स्ट आता है सम्यक जीवन व्यापन, यानी कि आजीविका हम कैसा कैसा रखें। मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसा काम कीजिए जिससे जो सही है। अब आप देखेंगे कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई नॉनवेज का शॉप रख रहा है, और बोलेंगे क्या करें, हमें तो यही काम आता है, मेरे बाप दादाओं ने वही काम किया था, मैं भी वही कर रहा हूं। तो लेकिन स्वयं की बुद्धि है ना, दूसरे मार्ग को देखिए, विचार कर सकते हो, ज्ञान पा सकते हो, बोल सकते हो, तो ऐसा कर्म भी करो और आजीविका ऐसा करो जो सम्यक है, जो सही है। वरना ये देखो, जो तस्करी करके ड्रग्स का व्यापार कर रहा है पैसे कमाने के लिए, उसकी आजीविका वही है, लाइफ लॉन्ग वही काम करेगा वो, लेकिन कितनों का जीवन बर्बाद कर देगा। गलत काम करने वाले, जो नकली दूध बनाते हैं, जो नकली दवाइयां बनाते हैं, पैसा बहुत अच्छा मिलता है। ओपन मार्केट में उनको बुलाया जाता है कि ऐसे ऐसा कोई काम है, आ जाइए, आपको तो एक दिन का, 1 घंटे का 1,000 रुपया मिलेगा। आजकल व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज कितने आते हैं। ऐसी कमाई पे मत जाइए, ऐसी आजीविका कभी ना करें जो सम्यक नहीं है। आज मैं किसी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है वो, जो मतलब करोड़ों 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 के बिजनेसमैन है, वो भी एक सामान्य व्यक्ति से ऐसे बने हैं। मैं उन ऐसे लोगों के वीडियोस में बहुत देखती हूँ, क्योंकि वो आध्यात्मिकता में ना होते हुए भी बहुत ही आध्यात्मिक विचारों वाले होते हैं। जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत आध्यात्मिक विचारों वाले ही होते हैं। तो उनके आपको भाषण सुनने चाहिए, मतलब उनके जो इंटरव्यूज होते हैं वो सुनिए। तो वो बता रहे थे कि ऐसे तो ये इससे बाहर का टॉपिक है, लेकिन वो एग्जाम्पल बहुत सही है। कह रहे थे देखिए, आजकल क्या हो गया, मोबाइल सबके हाथों में है। एक झाड़ू लगाने वाले से लेकर और कर्मचारी के पास भी है, तो जो टेबल पे बैठ के काम कर रहा है 24/7, एक लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रहा है, उसके हाथ में भी है, तो उसके बॉस के हाथ में भी है, कैबिन में जो बैठे हैं उनके पास भी है। और आप कितना भी रोक लगा लीजिए कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, आपकी मोबाइल जमा भी हो जाएगी, तो छुपा के वो दूसरा मोबाइल भी ले जाएंगे। और काम करने के टाइम पे मोबाइल देखना मना है, ये बोर्ड लगे होंगे, लेकिन वो चाय के बहाने जाएंगे, मोबाइल देख के आएंगे। हैं, ब्रेक लेंगे तो मोबाइल यूज करके आएंगे। और कहा जहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, वहां तो बस ऑफिस में बैठ के मोबाइल ही मोबाइल। और जब किसी से पूछा जाता है, अरे भाई आप ऑफिस का काम कब करते हो, जब देखो तब आप मोबाइल पे बैठे हो। अरे हो जाएगा काम, काम का क्या है, शाम तक कर ही रहे हैं ना। कौन सा डूब जाएगा ये कंपनी मेरे 2 मिनट मोबाइल देखने से। तो उन्होंने बताया कि तुम जो सैलरी लेते हो, उतने घंटे का टाइम उन्होंने तुम्हारा खरीद रखा है, वो तुम्हारा टाइम नहीं है। इसका मतलब तुम उसके टाइम से चोरी करके तुम अपना मोबाइल देख रहे हो। इस बात को गहराई से समझिए फ्रेंड्स, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है। किसको धोखा दे रहे हो तुम? अपने आप को ही। ये चोरी है। उसके समय में जो काम करना चाहिए, आप मोबाइल देख रहे हो। और फिर जब आपके सैलरी मिलती है, पूरी सैलरी मिलती है, आपने 1 घंटे में, मतलब 9 to 5 अगर जॉब है, तो उसमें कुल मिलाकर आपने 1 घंटा मोबाइल देखने में बिताया होगा, ऑल टुगेदर पूरे दिन का। तो क्या आपकी सैलरी 1 घंटे की काटी जाए उसमें? अगर किसी वजह से आपसे कोई काम में गलती हो जाती है और आपका सैलरी में कटता है थोड़ा पैसा, तो आप उस कंपनी को बुरा बताते हैं, लेकिन चोरी आपने की है। तो आप अगर कोई गलती करते हो, फिर भी आपको अगर पूरी सैलरी मिलती है, फिर आपको सुधारने का मौका भी मिलता है, उस समय पर भी आपको सैलरी मिलती है, फिर आपको और समय दिया जाता है और उसको सही करके देते हो, यानी कि आपको 3 गुना पैसे आपकी गलती के लिए मिलते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हमें समझना चाहिए फ्रेंड्स। तो जो भी काम करें, जितना मिल रहा है उससे अधिक देने की कोशिश कीजिए। 9 to 5 की जॉब लगी है, तो आधा घंटा ज्यादा काम कर लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा? ये सोच हमारी है ही नहीं। उन्होंने कहा अगर ये ऐसी सोच रखोगे तो ऐसा इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही है हमारा सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। ऐसा ही काम हमें करना चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो ऐसा करता है उसको मूर्ख मानते हैं। घर में बीवी भी डांटेगी, सब जा रहे हैं ना 5 बजे, आपको क्यों सबसे लास्ट में आना है?
तो उनको सपोर्ट नहीं करते हम। लेकिन जो इंसान ऐसा करने का ठान चुका है वो ऐसा ही करता है, वो एक सम्यक जिम्मेदार इंसान है, वो मुक्ति के मार्ग पर है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो नेक्स्ट मार्ग देखते हैं, सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास, हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए? प्रयास यानी कि हमारा स्ट्रगल, हम जो जिस काम को करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अरे ये ऐसा काम करना चाहिए, इसका मतलब आपको दिन रात गधे की तरह काम नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज सम्यक आजीविका करना है, इसका मतलब आपको टू मच भी नहीं करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि आप अपने उस काम के साथ भी न्याय करें और अपने परिवार वालों के साथ भी न्याय करें। हमारे ये सारे टीचिंग्स फ्रेंड्स आपको बार बार अपने ऊपर कैसे लागू होता है ये देखते रहना है। ये बहुत ही अष्टांग मार्ग बहुत सिंपल तरीके से समझाया जाता है, लेकिन एक एक मार्ग के ऊपर जब वर्कशॉप्स होते हैं तो एक एक मार्ग पर एक एक दिन का क्लास होता है, 3-3 घंटे का। लिटरली आपको पेपर पेन लेके बैठना पड़ता है और वो सब लिखना पड़ता है, तभी ये बातें गहराइयों से और अच्छे से समझ में आती हैं। तो अभी समय के अभाव के कारण आज ही एक दिन का हमारे पास ये अष्टांग मार्ग समझने का मौका है, इसलिए मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ। तो आप पेपर वर्क कीजिए, क्योंकि हम ज्ञान सिर्फ शो ऑफ के लिए या जूम सेशन में मेंबर्स को ज्यादा दिखाने के लिए हम ज्ञान प्राप्ति मत कीजिए फ्रेंड्स। कोई फायदा नहीं होगा। फिर आपके लाइफ में इसको कैसे मैं उतार सकूं, अपने में कैसे मैं बदलाव लाऊं, कोई एक विषय भी आप लेते हैं उस पर वर्क करें, 1 महीने का टाइम लें। कल जो सुना था उसके लिए 1 महीने का टाइम, आज जो सुना दूसरा 1 महीने का टाइम। हम आजकल ऐसा हो गया कि हम सब जगह सिर्फ सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल्स में भी कितना होमवर्क और क्लास वर्क और वर्कशीट और एग्जाम्स होते हैं, तब जाके कोई बात अच्छे से समझ में आई है नहीं आई है तब समझ में आता है। तो प्लीज अपने ऊपर वर्क कीजिए। सो सम्यक प्रयास कीजिए कि जो हमने और मार्ग चुने हैं तो अपनी तरफ से क्या हम ये सब प्रयास कर रहे हैं, चलता है वाला एटीट्यूड ना रखें। बहुत ही डीप बातें हो रही हैं, शायद पता नहीं कितनों को ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, सम्यक स्मृति या चेतना। सम्यक चेतना वो है, चेतना अवस्था कौन सी होती है? जागृत अवस्था, चेतना अवस्था, है ना? तो हम स्मृतियां कब बनाते हैं? जब हम जगे होते हैं हम स्मृतियां बना रहे हैं, स्मृति यानी मेमोरीज। जब हम सो रहे होते हैं तो कोई मेमोरीज नहीं बनती है। तो हमेशा जागृत अवस्था में रहिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपको जागृत अवस्था में रहना है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जैसे हम ध्यान में डीप नथिंगनेस में भी जाते हैं तब भी हमें अवेयरनेस में रहने के लिए कहा जाता है। जब हम डीप नथिंगनेस यानी कि शून्य स्थिति में पहुंचने के बाद भी अगर हम अवेयरनेस में रहते हैं तभी हमें थर्ड आई एक्सपीरियंस याद रहते हैं। तो सम्यक चेतना अवस्था में रहने का मतलब वो है कि बिल्कुल आपको मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो सम्यक स्मृतियां बनाइए और उसी का स्मरण कीजिए जो सम्यक है, यानी कि अच्छे मेमोरीज बनाइए। हर संदर्भ में उस संदर्भ को एक अच्छी मेमोरीज में कन्वर्ट कीजिए। कहीं आउटिंग गए हैं, उसको एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनाइए। वहां भी जाके किच 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 लड़ना झगड़ना ये वो, उस मेमोरी को खराब मत कीजिए। किसी वजह से अगर जीवन में बहुत कड़वी मेमोरीज हैं तो उस मेमोरीज को बिल्कुल याद मत कीजिए, भूल जाइए ऐसा कुछ हुआ था। आप कहेंगे कहना आसान है मैम, मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको भी याद नहीं रखना है, किसी के सामने बताने की तो दूर की बात है। याद रहेंगी तभी तो बताओगे। आपको स्वयं भूल जाना है कि ऐसा भी कुछ हुआ था। कुछ लोगों की आदत होती है कि एक एक बात याद रखते हैं, मैं हूं, मैं ऐसी थी और अभी भी हूं।
भूल ही नहीं जाती मैं तो, और इतनी कहानियां बताऊंगी पूरी बचपन की। यहाँ तक कि मैं 2 साल की थी तब ऐसा हुआ था, शायद मैं 5 साल की थी तब ऐसा हुआ था। फिर मम्मी से पूछ के कन्विंस करवाऊंगी अपने आप को कि मैंने सही मेमोरी रखा है। फिर वो बोलेंगे हाँ तुझे तो सभी याद है, और बड़ा अपने आप को शाबाशी देती हूँ। तो ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंगली हम वो मेमोरीज में बार बार जाना चाहते हैं। जब लो फील करते हैं, सारी बैड मेमोरीज का फ्लडिंग, हाय वो तब ऐसा हुआ था, मेरे को उसका प्यार नहीं मिला, मम्मी का प्यार नहीं मिला, भाइयों को ज्यादा प्यार करती थी। हाँ, या फिर हस्बैंड की कोई पुरानी बात, वो उस समय पे उन्होंने ऐसा किया था, स्कूल में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसे किसी जॉब में बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। तो हम, मतलब जब हम लो होंगे और हमें लो डुबाने के लिए वो सारी मेमोरीज आ जाएंगी। अगर हमारे पास वो मेमोरीज ही नहीं होंगी तो आप सिर्फ लो जाएंगे फिर उठ जाएंगे, आपको अंदर दबाने के लिए मेमोरीज नहीं होंगी। तो मेमोरीज रखनी है, रहता है, बिकॉज दिमाग है मतलब मन है और स्मृति है, तो मेमोरीज रहेंगी। लेकिन अच्छी मेमोरीज, कैसे भुलाएं बुरी बातों को? किसी के जीवन में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो जाती हैं, उनको काउंसलिंग लेनी पड़ती है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। वहां पे क्या करते हैं, उनको यही बात समझाई जाती है भूल जाओ जो हो गया। वहां कोई इरेजर नहीं है, कोई नहीं मिटा सकता, आप ही मिटा सकते हो। क्या होता है अगर आप सम्यक चेतना अवस्था में नहीं रहोगे, यानी कि सही चेतना अवस्था, यानी कि अच्छे मेमोरीज के साथ नहीं रहोगे, सही स्मृतियों के साथ नहीं रहोगे, तो आपका उत्थान नहीं होगा। आपको जो आगे बढ़ना है मुक्ति की तरफ, आपका स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो नहीं होगा, उल्टा आप पीछे की तरफ, ऊपर ना जाते हुए पीछे की तरफ आपको धकेलता चला जाएगा। आप और गहराइयों में और गहराइयों और अंधकार में चले जाएंगे। तो अच्छी स्मृतियां बनाइए हमेशा, हर वक्त। और आजकल ये फोटोज का जो चलन चला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैडम कितना फोटो लेते हो, सरोज है तो बस कैमरा शुरू। मैं बोलती मेमोरीज है, कौन सा हम प्रिंट लेके एल्बम में डालने वाले हैं, कुछ पल का है, इसको जी लेते हैं। अच्छा भी लगता है, अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अरे फोटो लेगी सरोज, जरूर अच्छे से रेडी होके आना। तो उस वजह से आप रेडी भी हो रहे हो, अच्छे स्पॉट की तरफ ध्यान जाता है। अरे इस एंगल में अच्छा जा रहा है, नहीं तो उस कमरे में क्या है, किसी का ध्यान नहीं गया। बाहर गए हैं, कौन सी सीनरी में, कौन से एंगल में वो बहुत सुंदर दृश्य है, बस गपशप में टाइम निकल गए। उसको मेमोरीज कैसे बनाएं? अरे वो देखो कितना सुंदर, तो सब देखेंगे, अच्छा चल इसके साथ एक फोटो लेते हैं, हाँ बहुत अच्छा, चलो चलो चलो। कुछ नहीं तो अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, इसके लिए फोटो ले लिया। बाद में हम याद करेंगे क्या पागलपंती थी यार, हम लोग बच्चों की तरह क्या हंस हंस के फोटो ले रहे थे ना। कितनी स्वीट मेमोरीज। फोटो चली गई, डिलीट कर देंगे, मोबाइल तो बदलते रहते हैं। कौन सा ये मेमोरी फुल हो गया तो ब्लॉक ये होने लगेगा, हैंग होगा, उठा के सारा डिलीट ऑल। एक भी फोटो नहीं है इतने सालों में से, कुछ एक आध कहीं रह गए, किसी के पास शेयर किया हुआ होगा, तो फिर देख के फिर अच्छी बातें याद आती हैं, सारी बातें एक बार में। ड्राइव, कभी गूगल ड्राइव खोल लिया तो इतनी मेमोरीज। खूब ट्रैवल कीजिए, खूब मेमोरीज बनाइए, फैमिली के साथ भी। ये हम देखिए, इसके साथ एक और बात जोड़ू मैं, फ्रेंड्स के साथ तो इतनी मस्ती करते हो, क्या वही मूड आप घर में भी मेंटेन करते हो? क्या हस्बैंड के साथ भी ऐसे ही, चलो यार एक सेल्फी ले लेते हैं? वो कहेंगे बनियन में हूं, क्या सेल्फी ले रही हो? मैं, कहीं पोस्ट करना है क्या? अपने लिए ले रहे हैं। चलो अच्छा नहीं लग रहा तो एक टी शर्ट पहन लो, मेरा लेने का मन है, बस लो। कितना अच्छा लगता है, देखो माहौल कैसा होगा, आप इमेजिन करके देखो। तो इस तरह से स्वीट मेमोरीज हर पल बनाइए, जहां जाएंगे आप उस तरह से एक स्पोर्टिंग एनर्जी बन जाएंगे। आपकी चेतना शक्ति, मतलब आपकी चेतना बढ़ती है ना, ऊर्जा बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, वो सम्यक चेतना है, वही सही चेतना है। उसी चेतना की अवस्था में हमें रहना है। तो आखिर में आके हमें देखना है समाधि या स्वप्न या एकाग्रता। सम्यक समाधि, सम्यक एकाग्रता, समाधि स्थिति में रहना। समाधि स्थिति का मतलब क्या है? जब आप बहुत गहरी नींद में होते हो, आपको कुछ किसी बात का होश नहीं होता, आपको सपने भी नहीं आते उस समय। उस स्थिति में आपको सपने भी नहीं आते, ना आपको शरीर का होश होता है। जिसको इतनी गहरी किसी को नींद अगर आती होगी,
आपको कोई मेमोरीज नहीं होंगी उस समय की। कोई आके चला भी जाएगा आपके कमरे में, आपको नहीं पता चलेगा। जो घोड़े बेच के सो गए बोलते हैं ना, वो वाली अवस्था। वो भी इस शरीर, मन और अ, मस्तिष्क के लिए और शरीर के सारे अंगों के लिए जरूरी है। तो एवरी नाइट हम जब इस तरह की स्थिति में जाते हैं, एकाग्रता हमारी बढ़ती है, क्योंकि हम फिर से फैक्ट्री मोड में, हमारा मोबाइल रीसेट होता रहता है एवरी डे। अगर हम इन चार सभी 8 मार्गों पे चलते हैं और विचार हमारे इस तरह के रखते हैं, वाणी, विचार, कर्म, और हमारा जो एवरीडे का अर्निंग है, जीवन व्यापी का, और जो स्मृतियां सब सही है, तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। और जब नींद अच्छी आएगी, गहरी आएगी, तो आप समाधि स्थिति में जाएंगे। जब आप समाधि स्थिति में जाते हैं, जिस तरह ध्यान में समाधि स्थिति पे जाने पर क्या होता है, हम उस दैवी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। तो वही हम स्लीपिंग मोड में भी, यानी कि उस समय पे भी अगर हम समाधि स्थिति में जाते हैं, जाना चाहिए, वो भी एक मार्ग है अष्टांग मार्ग में। उस समय पर हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे मन में वो चंचलता सब खत्म हो जाती है। पूरे जो हम अवेकन स्टेट में होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उन सब के परे होकर, हम एकाग्र होकर, हम नए दृष्टिकोण के साथ बहुत सारी बातें बहुत ही सही दृष्टि से देखने का अवकाश हमें मिलता है। तो स्वप्न अवस्था, समाधि अवस्था, एकाग्रता अवस्था, इस अवस्था को अगर हम पूरे दिन भी बना के रख सकते हैं, जरूरी नहीं है सोने पर ही होता है। तो पूरे दिन कैसे कर सकते हैं? ओनली जब आप अधिक से अधिक ध्यान करते हैं, तभी आप उस अवस्था में रहते हैं। आप बैठे हैं तो आप बहुत ही शांति से बैठे हैं। आप लेटे भी हैं तो एकदम आप, मतलब कहीं भी आपके अंदर से कोई विचलित करने वाले ना विचार आ रहे हैं, ना आपका शरीर उस तरह से आपको परेशान करेगा। तो आप सतत रूप से समाधि अवस्था में रहेंगे। यानी कि जब मेडिटेशन करेंगे तभी समाधि में जाना नहीं है, हमेशा ही समाधि स्थिति में रहना। ये हमारे संत रह पाते थे, हम संसार में रहते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे एनर्जीज और इंटरेक्ट होते हैं। कुछ लोग हैं जिनको ये मौका मिल रहा है ऑलरेडी, कुछ मास्टर्स हैं हमारे, इवन हमारे पिरामिड मास्टर्स भी हैं, जो ऑलरेडी इस अवस्था को अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने बाहर, अभी देखो, किसको ज्यादा मिलना है, सब रैलीज में जाना और हर जूम में सेशन में अटेंड करना। जिसको और ज्ञान चाहिए और ध्यान करने के लिए और ऊर्जा चाहिए, उनको ही अटेंड करना है। अगर आपको लगता है इसकी जरूरत नहीं है, आपको लगेगा खुद से, किसी के कहने से मत कीजिएगा, खुद से लगेगा कि अब नहीं, बस बाहर का बहुत हो गया, नॉलेज सुना 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 सुना, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, अब लगता है मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मुझे बस शांति से बैठना है, मुझे कोई सेशन नहीं अटेंड करना, ना मुझे कहीं बाहर जाना है। तो ये है आपकी समाधि स्थिति। अब आपको कुछ बता के आपको दिखाना नहीं है कि मैं मास्टर हूं, और ना ही आपको किसी के साथ कुछ शेयर करने के लिए कुछ अनुभवी हो रहे हैं। आप एकदम ऐसे जीरो में हो जाते हैं, सिर्फ ध्यान के समय नहीं, हमेशा के लिए। और आपका मन करेगा कि मुझे मौन में रहना है, मुझे बोलना नहीं है। तो ऐसे कई मास्टर्स हैं जो 6 6 महीने से मौन में चले गए हैं। वो नाभि सेशन कर रहे हैं, बीच में सेशन कर रहे थे, एकदम से शांत हो गए। जब मैं उनसे मिली तो मैंने बोला, एकदम से कहाँ गायब हो गए मास्टर आप? तो वो कह रहे थे, अभी मेरा इस इन किसी भी चीज में मेरे को लगता है कि बस हो गया, अब मेरा सिर्फ मौन रहकर अपने घर में रहने का मन कर रहा है, इंटरेक्शन नहीं कर रहा है मन। मतलब अब तो वो ऊंची अवस्था में पहुंच चुके हों। तो ये था फ्रेंड्स, बुद्धा के अष्टांग मार्ग का छोटा सा विवरण। तो चलिए, इस सभा को यहीं पे समाप्त करते हुए आगे ध्यान में चलते हैं। आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा फ्रेंड्स, आज हम ½ का ध्यान ही करेंगे। तो ममता जी, अगर आप म्यूजिक चला सकें
आपको ममता जी पता होगा ना कि कॉपीराइट म्यूजिक कौन से हैं? ममता जी आप हैं? तो म्यूजिक कौन चलाएगा? कोई और है जो म्यूजिक प्ले कर सकते हैं या फिर मैं चेक करूं? मैं चेक कर रही हूँ से म्यूजिक। मैम कल वाला म्यूजिक ही चला दूं? कोई और है तो देखो ना। अरे वो चल आ नहीं पाया मेरे को, पता नहीं क्यों। टिबेटियन म्यूजिक में देखिए, गोंग म्यूजिक। आप अगर लिंक है, अगर आपके पास है तो आप मुझे शेयर कर दें। मैं देख रही थी, क्योंकि इसमें ये भी देखना पड़ता है ना कि कॉपीराइट का प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ हाँ, वही में। हाँ, तो पीएमसी का मुझे पहले से रेडी रखना चाहिए था। इवन अयप्पा पिंडी सर के म्यूजिक अच्छे हैं। अयप्पा पिंडी। आप मुझे सेंड कर दें। उनका 20 मिनट का है संतूर म्यूजिक। चलिए फ्रेंड्स, ध्यान में बैठते हैं। आप चला रहे हैं, मुझे सेंड कर रहे हैं म्यूजिक? मैं चला रही हूँ। ठीक है। मैम म्यूजिक की आवाज सही नहीं आ रही है।
ओके फ्रेंड्स, स्लोली बॉडी कॉन्शियस में आएंगे। बहुत ही धीरे से अपनी हथेलियों को अपने दोनों आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1। 5 सेकेंड्स के लिए हथेली को देखते हुए आंखें खोलें। अद्भुत ध्यान के लिए तालियां। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ध्यान मच। सिखाने के लिए अपने मास्टर। आज म्यूजिक की आवाज नहीं आई, बहुत कम कम आ रही थी, रुक रुक के। ओके। शायद म्यूजिक की वजह से पार्टिसिपेंट ओके। वो मोबाइल टू लैपटॉप, थोड़ा स्पीकर शायद इस तरफ है, पता नहीं। हाँ मैम, अनम्यूट करें। मेरा तो क्या, मैम म्यूजिक चलाई थी ना कल, चल ही नहीं रहे थे, फिर कल दूसरे म्यूजिक मैंने रखा इसमें, मेरे को याद नहीं आया, नहीं पानी वाला तो दोबारा से करा। यस मास्टर्स, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करें, अगर आप ध्यान में हैं तो आप ध्यान में बने रहें। आई थिंक मैम ध्यान में है, ध्यान में बैठने के बाद एकदम से बोलने का मन नहीं करता ना। हाँ, और ये म्यूजिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था एक्चुअली। भले हमें सुनाई ना दें, उसके वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी होती है। अय्यप्पा पिंडीश्वर के संतूर वादन बहुत सुंदर बजाते हैं वो। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है तो वैसे भी मैंने प्रश्न के लिए मना भी किया था हमारे पास, लेकिन 5 मिनट का समय है। 5 मिनट्स, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, वरना हम सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो। मैम बहुत अच्छा ध्यान हुआ। हाँ, जी, वेरी थैंक नाइस, यू। बहुत अच्छा। पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ थोड़ा। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, आज हमारे कुछ नए दोस्त भी जुड़े हैं भाई, मेरे पहचान के भी दोस्त हैं। आप अपना कैमरा ऑन करके कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स जो जुड़े हैं। आई थिंक मैम किसी का भी हैंड रेज नहीं है। हाँ जी। हम मीटिंग कंक्लूड करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ। ओके, सविता भाभी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कैमरा ऑन कर सकते हो आप। ओके, ठीक है। चलिए, ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी मच मैम। यू, उन्होंने भी ज्वाइन किया, सबको थैंक थैंक यू, यू वेरी थैंक मच, वेरी यू। नाइस। थैंक यू। ध्यान कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज आज अमावस होने की वजह से एनर्जी बहुत हाई होंगी। अपना खुद अच्छा, का पसंदीदा में से म्यूजिक चलाइए। हम कल रात भी पूरी रात हमने ध्यान किया, आज भी रात पूरी रात करेंगे। जितना देर हो सके पूरी रात का मतलब 3 बजे 4 बजे तक सब काम निपटा के बैठ जाइए। 10 बजे बैठिए, सुबह के 5 बजे तक बैठिए। बाद में ओके, आप सो सकते हैं चाहे तो, लेकिन इस ध्यान का पूरा मतलब लाभ उठाइए। अच्छा, संक्रांति होने की वजह से विशेष रूप के शक्तियां होती हैं हर अच्छा, अमावस्या हर पूर्णिमा की हमारे इस सनातन धर्म में, इसलिए हर इसमें त्योहार मनाया गया है, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग ऊर्जा है। चाहे हमारे समझ के बाहर है, लेकिन है तो चलिए, ज्ञान की जरूरत नहीं है। पत्री सर ने बोला है कि अमावस और पूर्णिमा पे ध्यान कीजिए, बस कीजिए, उनकी बात पे विश्वास कीजिए और कीजिए। हाँ, बराबर। या ओके, चलिए, नमस्ते।